वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन चेंज एंड इनोवेशन। ऑर्गेनाइजेशन चेंज के अंदर हम पढ़ेंगे इसकी दो टाइप्स, रिएक्टिव चेंज एंड प्रोएक्टिव चेंज। ठीक है, प्रोएक्टिव चेंज। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्टिव चेंज इनसाइड है कि आउटसाइड है, प्रोएक्टिव चेंज ये इनसाइड है कि आउटसाइड है। फिर हम ये देखेंगे कि इनसाइड हमें फैक्टर कौन से फोर्सेस चेंज करती हैं और आउटसाइड कौन सी फोर्सेस होती हैं जो हम चेंज करते हैं। फिर इसके बाद इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका मॉडल लुइस मॉडल, चेंज मॉडल, हम वो देखेंगे और इसका कुछ प्रोसीजर देखेंगे कि हमने किस तरह, अगर हमने अपनी सिचुएशन के मुताबिक अपने प्लान को या अपने गोल को चेंज करना हो या स्ट्रैटेजी नहीं बनानी हो तो हम किस तरह देखेंगे। वक्त ज़ाया किए बगैर इसको शुरू करते हैं। रिएक्टिव चेंज, मेकिंग चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज़ एज दे अराइज। ठीक है, रिएक्टिव चेंज जो है एक्चुअली में ये एक आउटसाइड चेंज होता है कि आउटसाइड फोर्सेस जो है हमें इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी हमने जो कोई फैसला लेना होता है, इसके अंदर हम किस तरह के होते हैं, हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस किस्म के होते हैं। यानी कोई भी डेमोग्राफिक चेंज अगर आउटसाइड एक्सटर्नल फोर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करने जा रही है या कोई भी इनोवेशन आई है तो उसके लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होती है। उसको समझ नहीं आती कि वो किस तरह रिलेक्टेंट टू एक्ट करे। ठीक है, उसको आइडिया नहीं हो पाता कि अब वो अगर न्यू टेक्नोलॉजी को अपना लेती है तो उसकी टेक्नोलॉजी अपनाने से उसकी कंपनी की साख पे किस तरह का असर आएगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक इसका मेन पॉइंट ये होता है कि इंसान अपने आप को सेफ फील कर रहा होता है और लेकिन होता वो एमलेस है। फील सेम सेफ बट एमलेस। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है उसको अपना लेते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए एक सेफ साइड हो सकती है, हमने उसको अपना लिया। लेकिन अगर उसी टेक्नोलॉजी को हमसे पहले किसी ने अपना लिया हुआ, ठीक है, और वो मार्केट में हमसे ज़्यादा पहले लीड कर गया तो क्या फ़ायदा। ऑर्गेनाइजेशन चेंज और इनोवेशन, आपने एक ऐसा चेंज और इनोवेशन लेके आना है जिसके अंदर आप अपने माहिर हों और आपने अपनी प्रोडक्ट को पहले लॉन्च करके मार्केट में अपनी पहले ही प्लेस बना लेनी है। जो है ना रिएक्टिव चेंज, इसी का ही उल्टा है प्रोएक्टिव चेंज। इन्वॉल्व्स मेकिंग केयरफुली थ्रू आउट चेंजेस इन एंटिसिपेशन ऑफ पॉसिबल और एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज़। मतलब ये कि इसके अंदर ये है कि इंसान जो भी चेंज हो रहा है ये इनसाइड चेंज होता है, ये आउटसाइड चेंज नहीं होता। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चेंज होने जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चेंज होगा वो हम इससे आगे ज़रा डिटेल में इनको देखते हैं कि आउटसाइड और इनसाइड वाले क्या होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर इंसान ज़रा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा होता है, कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि उससे ये होता है कि ये जो फोर्स इफेक्ट हो रही है ना ये इंटरनली हो रही है, ये आउटसाइड से कोई फोर्स नहीं आ रही। अब वो कौन सी फोर्सेज हैं जो इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है, आउटसाइड और इनसाइड से कौन सी फोर्सेस हमें इफ़ेक्ट करती हैं और हमारी इनोवेशन या ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने में हमारी मदद करती हैं, वो हम इससे आगे देखते हैं। जी, तो अब है हमारे आउटसाइड और इनसाइड चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। जैसे मैंने आपको बताया था आउटसाइड हमारा रिएक्टिव होता है और इनसाइड हमारा प्रोएक्टिव होता है। अब आप इनको देखें, डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रेस है, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, मार्केट चेंजेस है, ये सारे आउटसाइड चेंजेस हैं। डेमोग्राफिक्स में एज, एजुकेशन, स्किल, जेंडर, ये सब चीज़ें आती हैं कि अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी किस्म का कोई चेंज लेना चाह रहे हैं या हम प्रोडक्ट को चेंज करना चाह रहे हैं या अपने प्रोसेस को चेंज करना चाह रहे हैं तो हमारा प्रोसेस, हमारे जो आउटसाइड जो फोर्सेस है उन पे किस तरह रिएक्ट, वो हम पे किस तरह रिएक्ट करेंगे, हमारे किसके अगेंस्ट, प्रोडक्ट के अगेंस्ट, और हमारी प्रोडक्ट उनके ऊपर क्या इफेक्ट डालेगी। डेफिनेटली जो प्रोडक्ट इफेक्ट डालेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिप्यूट है उसके ऊपर हर हाल में वो साख्त वे असरअंदाज होगी। अब आप जो चीज़ बनाने जा रहे हैं उस चीज़ का ताल्लुक आपकी कम्युनिटी, जो आपका एरिया आपने कवर किया हुआ है, उस कम्युनिटी के अंदर कितनी उम्र वाले लोग हैं, ठीक है, जवान कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, और आपकी जो प्रोडक्ट है वो किन से रिलेटेड है। इसके अंदर फिर मेल फीमेल आ जाते हैं, तालीम का लिहाज है, तालीम याफ्ता करते हैं, उनकी स्किल कैसी हैं। क्या अब यूँ तो नहीं ना है
कि हम किसी एक गांव में जाके एप्पल की कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना शुरू कर दें कि जनाब ये एक नई प्रोडक्ट आई है, हम आपके लिए लेके हैं, उनको तो समझ बूझ नहीं होगी, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ें सब तमाम होंगी, एज जवान बूढ़े बच्चे सारे होंगे, लेकिन उनके पास एजुकेशन नहीं, उनके पास वो स्किल नहीं होगा कि किस तरह हमने इस चीज़ को यूज़ करना है। इसी तरह ये चीज़ें बड़ी इफेक्ट करती हैं, आपका जो आउटसाइड फोर्सेस हैं ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एकदम ऊपर ले जाती हैं, बूम पे ले जाती हैं और एकदम उसको रिसेशन में ले आती हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रेस, लीडरशिप वैल्यूज़, जिस तरह हमारे वो बदलती रहती हैं, पार्टीज हुकूमतें बदलती रहती हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं आती रहती हैं, ये भी आके हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इनोवेशन पे बड़ा इफ़ेक्ट डालती है। अब ये किस तरह इफ़ेक्ट डालती हैं? टैक्स पॉलिसीज़, इंपोर्ट कोटा, ठीक है, ये जो आने वाली न्यू पॉलिसीज़ बनाती हैं, पिछले की पॉलिसीज़ अच्छी होती हैं, अगला आने वाला हमें उस तरह की बेनिफिट्स नहीं दे सकता, या किसी पिछली गवर्नमेंट ने हमें वो सब्सिडी दी होती है, अगली आने वाली गवर्नमेंट हमें सब्सिडी हमसे छीन लेती है। तो ये तमाम चीज़ें क्या करती हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, इनोवेशन को या तो ख़त्म कर देती हैं या फिर एक दफ़ा पूरा ही उसका रुख मोड़ देती हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बाहर की दुनिया में टेक्नोलॉजी आ गई है, हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे, इसकी वजह से क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। हम उस तरह की, अब जिस तरह लोग ऑटो कैड या फिर दूसरे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज़ करके अब वो शूटिंग के ऊपर प्रिंटिंग करते हैं, ऑटोमेटिकली वो कंप्यूटर के थ्रू होते हुए गुजरते हैं, लेज़र प्रिंटिंग, मुझे नहीं आइडिया वो किस तरह होता है, लेकिन कंप्यूटर के ज़रिए उनका डिज़ाइन कपड़े पे बनता है और उनको निकाल देते हैं। गाड़ियों के यूँ बनती हैं, लेकिन अगर हम आज भी अगर हम इस एडवांसमेंट को नहीं अपनाएंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे, हम उस तरह की इनोवेशन नहीं ला सकेंगे। बस हम इनोवेशन को देख के बस आंखें फाड़े हुए देखने लग जाएंगे, वो ये क्या कर दिया यार, सामने तो पता ही नहीं है। मतलब हमने वक्त के साथ साथ चलना आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अगर वक्त दौड़ा है तो हमें भी वक्त के साथ दौड़ना ही है, दौड़ नहीं सकते, चल तो सकते हैं। मार्केट चेंजेस, रिसेशन, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंपेटिटर्स, अब मार्केट के अंदर काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है, अब मार्केट एकदम डाउन चली जाती है, ठीक है, डॉलर का रेट बूस्ट हो जाता है, ठीक है, डॉलर का नीचे आ जाता है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाती हैं, इन्फ्लेशन हो जाता है, इसकी वजह से भी आपकी कंपनी को एक बहुत बड़ा धचका लग सकता है, ठीक है। इन तमाम फैक्टर्स की वजह से, जो आउटसाइड वाले फैक्टर्स कोई भी हों, आप खुद अपने माइंड में सोचें कि किस तरह वो चीज़ें इफेक्ट हमें कर सकती हैं, तो आपकी कंपनी की एक दफ़ा जो रिप्यूट साख्त है या स्टेटस है उसका सिंबल, वो एकदम या तो ख़त्म हो जाता है या एकदम ऊपर चला जाता है। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंपेटिटर, अब आप जो अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो डोमेस्टिकली यानी कि लोकल जो वेंडर जो बायर्स हैं, यानी कि सॉरी लोकल जो कंपेटिटर्स हैं उनके लिए तो ठीक है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम कह देते हैं एक ए ब्रांड है, एक बी ब्रांड है, ये लोकल ही है, ये लोकल हमारे अपने शहर में बनते हैं, यहाँ के लिए ठीक है, वो यहाँ पे कंपटीशन आपका चल रहा है, ठीक है, यहाँ के लोग उसको कर रहे हैं, उसमें नुक्स हो सकते हैं, लेकिन जब अपनी आप प्रोडक्ट उठा के मार्केट में लेके जाएंगे तो आप क्या समझते हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट में जब जाएंगे, दूसरे ममालिक में जाएंगे, वहाँ से उससे बेहतर चीज़ें भी होंगी, तो आपने उधर की चीज़ के बराबर अब लानी है अभी। इसकी एग्जांपल यूँ लेने, अब मेहरान को उठा के इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाएंगे तो वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में कि कोई इसको देखेगा भी नहीं, सुजुकी मेहरान को कोई नहीं देखेगा, वो कहेंगे जनाब ये आप क्या ले आए हैं, 8 लाख रुपए की गाड़ी ले आए, इसके अंदर है क्या। हमारे शहर में, हमारे मुल्क में, जापान में इससे बेहतर गाड़ियाँ बन रही हैं, यारिस गाड़ी है हमारे पास, होंडा की हम इतनी अच्छी फिट गाड़ी बनाते हैं, ये जायज़ है। आप ये क्या उठा के ले हैं, 3 डब्बा था आपको। अब आपने अपनी मेहरान को उससे कम्पीट करवाने के लिए उसके लेवल के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है, चेंज लेके आना है, ठीक है। अब चेंज ये नहीं लाना सीटें निकाल के अंदर नीचे पैडल लगा देना है, मतलब आपने एयर बैग देनी है उस गाड़ी को। अब आपने उस 8 लाख की गाड़ी के अंदर, वो कहते हैं जनाब हमारे पास 660 सीसी की कई एक लंबी वैरायटी है, आपके पास सिर्फ एक मेहरान है, आपने उस गाड़ी को उसके बराबर लाना है। बराबर किस तरह लाएंगे, आप कहेंगे जनाब अगर आपके अलॉय रिम है, हमने भी गाड़ी में अलॉय रिम लगाए हैं, अगर आपने ये इंजन लगाया तो हमने भी इंजन लगाया, हमने ज़रा उससे, बेशक हमारी कंजम्पशन आपसे ज़रा 2 लीटर पीछे है, लेकिन हमने आपके बराबर का लगाया। तो ये आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन चेंज को या इनोवेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अब देखते हैं इनसाइड, जैसे इनसाइड में कौन सा आता है, प्रोएक्टिव आता है, एम्प्लॉयज़ प्रॉब्लम, जॉब डिससेटिस्फैक्शन, पार्टिसिपेशन और सजेशन। हमने पहले भी ये काफ़ी ज़्यादा बात की है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे, अगर आपका एम्प्लॉय आपको कह रहा है कि सर ये मशीन इस काबिल नहीं है
कि ये कल तक काम पूरा कर देगी, तो वो जनाब उस मशीन के साथ डायरेक्ट उसका ताल्लुक़ है, ठीक है। आप उसकी बात सुने तो सही। मैनेजर को चाहिए वो उसकी बात सुने, जो डायरेक्ट उसके ऊपर एक सुपरवाइज़र है, उसको चाहिए उसकी बात सुने कि हाँ यार मैं देखता हूँ कि यार ये क्या है। जिस तरह फोरमैन की हमने एक दफ़ा क्वालिटीज़ पढ़ी थी, तो फोरमैन को वो काम आना चाहिए, ठीक है। वो जाके देखे हाँ यार ये वाकई चीज़ खराब हो गई। फोरमैन कोई लल्लू सा नहीं होना चाहिए कि जनाब उसको पता ही ना हो कि यार ये पता नहीं क्या है, वो पता नहीं ठीक शायद कह रहा है, उसको ये ना हो कि आप उसको 2 नंबरी कर जाए वो आपके साथ। आपको आइडिया हो कि आपका जो एम्प्लॉय जो आपको कह रहा है कि सर अगर ये मशीन सही वर्किंग नहीं कर रही, तो आप उसको एक बार चेक करके कि हाँ वाकई नहीं ठीक कर रही, हम इसको कल ही रिपेयर करवा देंगे, हम न्यू ले आएंगे। हाँ वाकई यार ये एक दिन के अंदर इतने प्रोडक्ट्स की सील पैकिंग नहीं कर सकती, हम ऐसा करते हैं अपने बॉस को कह के नई मशीन को रिप्लेस करवा देंगे, या इसके अंदर थोड़ी सी इनोवेशन लें। अपने एम्प्लॉय को सुने। आपका इनसाइड जो फैक्टर है, अगर वो मुतमिन नहीं ना होगा, जॉब सेटिस्फैक्शन अगर वो जॉब से मुतमिन नहीं है, अगर उसके सराउंडिंग्स इर्द गिर्द के सराउंडिंग, अगर उसके वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं है, उसको आप वेज ठीक नहीं दे रहे, एक बात याद रखिएगा, ये तो बाद में आते हैं, आउटसाइड वाले तो बहुत बाद में आते हैं। अगर इनसाइड, अगर घर अंदर से ही खोखला हो ना, भाइयों का बहन भाइयों का अंदर ही इत्तेफाक ना हो घर के, तो बाहर वालों ने तो आपको वैसे ही उड़ा देना। बड़ी ये बात आप मेरी समझने की कोशिश करें, आउटसाइड तो बड़ी दूर की बात है, बाकी रिश्तेदार तो बड़ी दूर की बात है, घर के अंदर जब इत्तेफाक नहीं ना होगा, तो बाहर वालों ने आपको वैसे ही उड़ा देना। अंदर जो बंदा है उसको सुने, उसको मुतमिन करें, वो मुतमिन हो जाएगा। बाहर वाले फिर जो मर्जी करें, देख लेंगे उनको, ये क्या ये टैक्स ऊपर नीचे, इम्पोर्ट कोटा, रिसेशन, ये सब खत्म हो जाता है। इंसान कहता है मेरे पीछे जो टीम है बड़ी मजबूत टीम है, मैं ये सारे के सारे टारगेट पूरे कर लूँगा, मैं अचीव कर लूँगा। क्लियर हो गई बात। फिर आता है मैनेजर्स प्रॉब्लम, कन्फ्लिक्ट, रिवॉर्ड सिस्टम, लीडरशिप। अब मैनेजर प्रॉब्लम, मैनेजर की एम्प्लॉयज़ के साथ कन्फ्लिक्ट बन गया हुआ है, जानबूझ के उनको तंग करना, अपने ऊपर वाले बॉस के साथ बन गया हुआ है, काम पूरा ना करवाना। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। अब बार बार या तो किसी एक ही मैनेजर को नवाजते रहना, नहीं पाए तुम काम बड़ा अच्छा किया, नहीं क्या बात है क्या बात है, इसी को ही दे दो, इसी को ही दे दो सारा काम, नहीं, इस तरह भी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। मैं आपको फिर कहता हूँ, इनसाइड अगर आपके अंदर, फैक्ट्री के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन में हज़ारों लाखों लोग भी काम कर रहे हैं, चले 10 लोग भी आपके पास काम कर रहे हैं, स्मॉल इंडस्ट्री आपने लगाई हुई है, अगर वो लोग आपसे मुतमिन नहीं है, वो आपके साथ राज़ी नहीं है, जनाब अब बाहर आपको कोई टैक्स भी नहीं है, किसी किस्म की इम्पोर्ट कोटा नहीं है, हर तरह की छूट आपको मिली हुई है, आप सरवाइव कर ही नहीं सकते। अगर बाहर डॉलर शूट कर गया है 500 प्लस, वो शूट कर गया है रुपीज़ से भी, ठीक है, टैक्सेस की भरमार हुई हुई है, इम्पोर्ट कोटा, ऐसा ऐसा मार्केट में ब्रांड बैठा हुआ है जो आपको अपने सामने खड़ा नहीं होने दे सकता। अंदर टीम मजबूत है, आप कहेंगे जो होगा मैं देख लूँगा, मेरे साथ मेरी टीम बहुत अच्छी है। ये एक हमने बात याद रखनी है, आउटसाइड की और इनसाइड की। अब इसके आगे हम इसकी वो देखते हैं, एरियाज़ देखते हैं और कुछ इसकी टाइप्स वगैरह देखते हैं जी। तो अब है हमारे पास एरियाज इन विच चेंज इज़ ऑफन नीडेड, चेंज पीपल, चेंज टेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी। वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज करना सीखें, ठीक है। मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले कहा है लेक्चर में कि वक्त अगर दौड़ है, अगर आप दौड़ नहीं सकते यार उसके साथ चल ही लो। अगर बाहर की दुनिया के अंदर कंपटीशन ज़्यादा हो गया, तो आप भी यार कंपिटेटिव लोगों को हायर कर लो, इसमें कौन सी बुरी बात है। आप अच्छे से अच्छा टैलेंट हायर करो जो आपको एक अच्छे से अच्छा इनोवेशन दे कि सर अब देखें ये अभी तक आप ये मॉडल चला रहे हैं, अब मॉडल को ज़रा चेंज कर लें। इधर यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ये इन सारी चीज़ों की। 1988 से गालबन कहते हैं लेके 2019 तक मेहरान ने पाकिस्तान में राज किया। ओके, अभी कभी पुरानी मेहरान देखिएगा, कभी पुरानी मेहरान देखिएगा, उसके अंदर स्टीयरिंग साइड पे भी इधर भी एक करके स्टीयरिंग के साथ राइट साइड पे भी एक एसी का ऑप्शन था, ठीक है, विंडो थी उसकी, एक फर्स्ट पैसेंजर सीट पे भी थी और 2 सेंटर में थी, ठीक है, और एक उसके आगे बोनट पे करके बटन लगा होता था, उस बटन को दबाते थे तो बोनट ऊपर हो जाता था। क्लियर हो गई बात। इनोवेशन आई, अगला बोनट ही खत्म, अगले बोनट में से वो बटन ही खत्म कर दिया, इनोवेशन होगी, ठीक है, उसका अंदर बटन दे दिया, आप अंदर से बटन दबाओ और ओपन कर दो, वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। इनोवेशन चेक करें, पता नहीं किस अक्लमंद आदमी ने इनको मशवरा दिया
कि लोग एसी की तादाद बढ़ाते हैं, इनोवेशन गाड़ी में लेके आते हैं। इन्होंने स्टीयरिंग साइड से और पैसेंजर साइड से दोनों एसी विंडो ख़त्म कर दी, सेंटर में 2 दे दी, चलें। इनोवेशन, आप अंदाज़ा लगाए ना, ये इनोवेशन है। हमारी होंडा CD70 की इनोवेशन देखें, हर साल स्टिकर बदल देते हैं। बंदा नहीं बदलना, स्टिकर बदल देना। बात को समझने की बच्चे कोशिश करें कि आपने अपनी मार्केट में चेंज लेके आना है, ठीक है। चेंज घर में यूं नहीं आता कि आपने अपनी शक्ल बदल ली है, मतलब शक्ल से मुराद आपने दाढ़ी रख ली है या आपने क्लीन शेव रख लिया, ठीक है, आपने स्पाइस बना ली, बालों को डाई कर लिया, तो जी बंदे ने बदल ली। अपनी हरकतें बदलो, ठीक है, बोलने का तरीका बदलो, ठीक है। ये होता है चेंज। चेंज ये नहीं होता अच्छे कपड़े पहन लिए तो जनाब मैं अब एक सूटेड बूटी, अच्छे कपड़े पहन के भी, सूटेड बूटी पहन के भी अगर बिरयानी पे आग हलवा खा के खा रहे हैं तो आप पेंडू ही कहलाएंगे। बात को समझने की कोशिश करें, ये नहीं होता। लेकिन अगर आप धोती कुर्ता पहन के भी किसी बंदे के साथ अखलाक के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं तो हम कहेंगे नहीं यार देख, बेशक पेंडू आदमी कितनी अच्छी गुफ्तगू करता है। ये होता है चेंज। ये वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एरिया है जहाँ पे हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे नोकिया एक चेंज लाया था, आईफोन चेंज लाया, नोकिया क्या चेंज आया था, विंडो फ़ोन उसने लगाया, लेकिन विंडो में इतनी जल्दी अपग्रेडेशन नहीं थी हो सकती, लेकिन वो लूमिया एकदम बूस्ट पे गया, लेकिन बेचारा वो बैठ भी गया। मैंने खुद लूमिया यूज़ किया था और मुझे बड़ा एंड्रॉयड से ज़्यादा अच्छा मुझे फास्ट वो लगा। ये मेरी एक अपनी राय है, मैं आपको अपनी राय बता रहा हूँ, आप पे इम्पोज, आप पे थोप नहीं रहा अपनी राय, ठीक है। आपकी अपनी राय हो सकती है। तो मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी बदलो यार। आज भी आप लैपटॉप छोड़ो, टैब भी छोड़ दो, स्मार्टफोन के दौर में आप जनाब कहते हैं जी मेरे पास P3 है, पेंटियम 3 मैंने रखा हुआ। जनाब अब तो कोर i9 से आगे लोग निकल रहे हैं, एक एक लैपटॉप में क्वाड कोर प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, आप आज भी P3 पे बैठे हुए हैं। बात को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वक्त के साथ चलें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाएं, स्ट्रैटेजीज कुछ बदलें। कहीं पे आपको सख्त होना पड़ा सख्त हो जाएं, कहीं पे नरम पड़ना पड़ा है स्ट्रैटेजी के लिहाज से नरम पड़ जाएं, ठीक है। ये मत करेंगे मैंने रिजिड पर्सनैलिटी ही रहना, मैंने ये काम कह दिया तो यही होना, नहीं। कहीं पे झुक जाएं, कहीं पे अपनी बात मान लें, मनवा लें, कहीं पे बात मान लें। क्लियर हो गई बात। अब है ओडी प्रोसेस। ये ओडी वो रिंग वाली ओडी नहीं है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस है। इसके अंदर हम देखते हैं कि जब हम कोई चीज़ स्ट्रेटजी चेंज करने जा रहे हैं या हम कोई चेंज लाने जा रहे हैं तो उसका क्या एक प्रोसेस क्या होता है। डायग्नोज करें प्रॉब्लम क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, भाई आप किस चीज़ को प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ठीक है। इंटरवेंशन, अब हम क्या कर सकते हैं भाई, पता लग गया हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, अब हम इस टेक्नोलॉजी को किस तरह बदल सकते हैं, वो करें, एवेल्यूएट करें किसको, जो आपने पीछे डायग्नोसिस के बाद और एवेल्यूएशन के दौरान इंटरवेंशन के अंदर कोई पॉलिसी बनाई है, आप उसको एक दफ़ा एवेल्यूएट कर लें, किसी से छोटे से सैंपल के ऊपर लेके उसको एवेल्यूएट करके देखें कि आज के बाद ये 10 वर्कर्स है ना इस पॉलिसी पे काम करना, हम देखते हैं ये किस तरह की हमें आउटपुट आती है। फिर फीडबैक, अब वो जो पॉलिसी आपने वहाँ पे इम्प्लीमेंट की है ना, अब उस पॉलिसी को देखें कि क्या हमें रिजल्ट फीडबैक आ रहा है, हमें रिजल्ट उसका आउटपुट क्या आ रहा है। अगर तो आउटपुट ठीक आ रहा है तो दोबारा डायग्नोसिस पे चले जाए, अब आगे कोई चीज़ को फर्दर करें। लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो दोबारा, अगर आपका फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा तो आपको दोबारा डायग्नोस करने की फिर ज़रूरत पड़ जाएगी। अगर फीडबैक अच्छा आ गया तो आप आगे मूव ऑन कर जाते हैं। मूव ऑन करने से मुराद है अब आगे निकल जाते हैं उस छोटे से सैंपल से, फिर आप अपनी पूरी पॉपुलेशन पे उसको इम्प्लीमेंट करते थे। क्लियर हो गई बात। अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ इनोवेशन क्या होती हैं। नाम से पता लग गया होगा, प्रोडक्ट इनोवेशन। सिंपल वन, अगर डेफिनेशन आपको नजर आ रही है, चेंज इन द अपीयरेंस और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोडक्ट। अगर मैं इस डेफिनेशन के अलावा बात करूं तो सिंपल बात यह है कि भाईजान आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो ना, अब खुदा के वास्ते उसमें चेंज ले आओ, ठीक है। अब उसमें चेंज लाओ, सारी ज़िंदगी इसी में हैरान ने नहीं चलना था, इसके अंदर चेंज लाएं, कोई एक अच्छा मॉडल निकालें, वो उसके मुकाबले पे पर्ल आई है, ब्रावो है, एक दो मैंने सुना और भी आई हैं, ठीक है। अच्छा, मेहरान को रिप्लेस किस तरह किया, ठीक है। रेडिकल चेंज में आप देखें, क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज और टेक्नोलॉजी दैट रिप्लेस एग्जिस्टिंग वंस, कि आप अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ पुरानी को न्यू के साथ रिप्लेस कर देते हो।
आपने मेहरान बंद करके आल्टो निकाल दी, ठीक है 660 सीसी, कोई बात नहीं, अच्छी गाड़ी है, लेकिन वो तो कीमत ही जनाब वो कहती है कि मैंने हाथ ना लो। आपने उसको मेहरान की जगह पे निकालना है भाई मेरे। आपने जो नई प्रोडक्ट निकाली है आपने वो इसलिए निकाली है मार्केट में compete कर सको, आप मार्केट में अपनी साख्त बढ़ा सको, लेकिन आपने अपनी वो गाड़ी पिछली गाड़ी से मल्टीप्लाई बाय 2 करके निकाल दी है, उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई बाय 2 करके निकाल दी है। तो यार कोई सेंस वाला काम करो। उसके अंदर भी हमने 3 वेरिएंट दे दिए हैं, जो टॉप ऑफ द वेरिएंट है वो गालमन 16.5 लाख रुपए का। वो कर क्या रहे हो फिर लोग? फिर आप वही जो मेरे जैसे इकोनॉमिकल लोग हैं वो कहते हैं यार 16 लाख इस पे क्यों लगाना है नई गाड़ी पे, 16 लाख की एक सेकंड हैंड बड़ी अच्छी गाड़ी आ जाती है। आप अगर कोई इनोवेशन ला रहे हो अपनी चीज़ के अंदर या कोई प्रोडक्ट में या अपने प्रोसेस में भी चेंज कर रहे हो, तो यार आप एक ऐसी चीज़ दुनिया को प्रोवाइड करो जो पुरानी चीज़ को रिप्लेस तो करे, लेकिन लोग के नहीं यार मज़ा आ रहा है नई चीज़ इस्तेमाल करते। अब पुरानी गाड़ी लोग ले लेते थे 7.5 लाख रुपए में मेहरान, ठीक है, नई गाड़ी अब लोग जो मेहरान को रिप्लेस करके आई है वो मिल रही है 13 लाख से शुरू हो रही है और 16.5 17 तक जाके ख़त्म हो रही है। आपने एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए वो गाड़ी निकाली थी, लेकिन आपने उसकी कीमत रख ही एलीट क्लास वाले बराबर की दी है। अब 1 मिलियन के अंदर इतने 1 मिलियन आपकी अमाउंट होनी चाहिए थी अंडर 1 मिलियन, जिस तरह बाकी गाड़ियों ने रखी हुई है। जो बड़ा वो है जो प्रिंसिपल है एक दो और मुझे उसका नाम नहीं याद, तो उन्होंने अंडर 1 लाख उसको रखा हुआ है। यानी कि लोगों अब लोग जब आप अपनी प्रोडक्ट को डिफेंड नहीं ना कर सकते, ये भी एक इंटरनल फैक्टर्स में भी आता है, एक्सटर्नल भी आता है। आपकी इंटरनली पॉलिसी स्ट्रेटजी इतनी मजबूत नहीं थी, आपने उसकी कीमत नहीं सही रखी, वो एक्सटर्नली आपकी मार्केट ऑटोमेटिकली डाउन चली जाएगी। लोग दूसरी चीज़ की तरफ क्या होगा, ठीक है। अब ये देखो एक ये चीज़ है, ठीक है, ये पुरानी चीज़ है, ये सॉरी किसी को रिप्लेस करके नई चीज़ आई है और ये इसके मुकाबले पे बिल्कुल न्यू एक नई कंपनी है, इसकी कीमत हाई है, ये 50 रुपये का, ठीक है। ये उन्होंने मॉडल न्यू निकाल दिया, तो ये पुराना मॉडल इसका था 30 रुपये में, तो इन्होंने कहा जी हम इनोवेशन ला रहे हैं, तो ये नया मॉडल आया जी 50 रुपये। नई कंपनी आई उसने ये मॉडल ले लिया 25 रुपये का, आधी कीमत में, ठीक है, ये आधी कीमत में। लोग कहेंगे यार 50 रुपये का इसको क्यों लेना है, इसको ट्राई करके देख लो, ट्राई करके देख, लोग ऑटोमेटिकली जनाब इस प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। मार्केट तब ही कामयाब होती है जब आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं और लोगों को आप कुछ बेनिफिट्स दे रहे होते हैं, ठीक है, फ्रिंजेस दे रहे होते हैं। उनको कहते हैं जनाब आप हमारे साथ काम करें, अगर वो आपको 1 साल की सर्विसेज अगर फ्री देते तो हम आपको 2 साल की दे देते हैं। तो लोग देखें, पहली बार जब भी कोई खाना बनाता है ना इंसान, वो गलती लाजमी करता है, लेकिन हाथों में परफेक्शन कब आती है, जब वो काम हम करना शुरू कर देते हैं, फिर हमारे हाथों में क्या होता है, परफेक्शन आनी शुरू होती है। इसलिए जब कोई नई कंपनी होती है ना, आके डेफिनेटली मार तो खाएगी, इतना बड़ा समंदर है, समंदर में बड़ी बड़ी मछलियाँ मगरमच्छ हैं, वो डरेगी, सर्वाइव करेगी, लेकिन एक वक्त आएगा वो भी उनकी आंखों में आंखें डाल के मुकाबला कर लेगी। तो अपनी प्रोडक्ट को इनोवेशन लाने से पहले या कोई चेंजिंग लाने से पहले सोच लीजिएगा कि बाहर वाली मार्केट में वो क्या रिप्यूट रख सकती है। क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम इसके पढ़ते हैं लुइस मॉडल, और लुइस मॉडल के साथ ही 2-3 मैं कैरेक्टर्स आपको जुबानी बताऊंगा कि वो क्या क्या काम करते हैं। लुइस मॉडल है हमारे पास इनोवेशन के लिहाज से, इसके 3 ही बस पॉइंट हैं, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग और रीफ्रेजिंग। अनफ्रीजिंग के अंदर ये क्या कहता है, ये कहता है क्रिएटिंग द मोटिवेशन टू चेंज, चेंजिंग के अंदर लर्निंग न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, रीफ्रेजिंग मेकिंग द न्यू वेज नॉर्मल। यही जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताने थे इनोवेशन के, वो लुइस मॉडल से ही रिलेटेड हैं। जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको एज आ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये क्या है जनाब, सारी ज़िंदगी ये मत कहें कि जनाब मैं जो चीज़ इस्तेमाल करूँ बेस्ट है, मैंने इससे आगे नहीं जाना, मेरी चीज़ की क्या बात है। वक्त के साथ साथ इनोवेशन आ रही है, हम नई चीज़ों को सीखें, नई चीज़ों के साथ साथ आगे चलेंगे तो आप कामयाब होंगे।
अगर आप पुरानी चीज़ों को लेके बैठे रहेंगे तो बच्चे आप कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। अगर जिस तरह आपको शौक होता है ना, वो यार व्हाट्सएप का देख नए से नया फीचर आ गया यार, ये चेक कर कैसा फीचर है, वो स्नैपचैट का आ गया, इंस्टा का आ गया, ठीक है। वो यार वो एंड्रॉयड का मोबाइल अपग्रेड हो, iOS नया आ गया, वो नया लैपटॉप आ गया यार, वो क्या बला का लैपटॉप है। शौक होता है ना। इसी तरह अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आप बिज़नेस करते हुए बच्चे ख्याल रखें, आपने जो भी बिज़नेस करना है आपने उसको चेंज लेके चलना है। ये नहीं कि आज जो प्लांट लगा दिया है अपने बच्चों को भी कह देना बेटा ये प्लांट यहाँ से ही लेना, ठीक है, ML आया, वो आगे से अपने बच्चों को कह दे ये तुसी नहीं प्लांट छेड़ना है ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ने उस सत्तों नस्लों तक पुश्तों तक वही चल। बच्चों टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, पुराने ज़माने में बैल के साथ हल जोया जाता था, फिर कई आ गई, फिर ट्रैक्टर आ गए, हल उसके पीछे, अब ट्रैक्टर से भी आगे उन्होंने एक नई मशीन्स बना दी है, रोबोटिक ट्रैक्टर बना दिए हैं, वो खुद ब खुद उसको हल चलाते हैं। ये क्या है, इंसान का काम आसान किया जा रहा है। और यार नई चीज़ों को सीखो, नई चीज़ों की तरफ चलो, इसी तरह इनोवेशन आएगी। जिस तरह आप कहते हो ना ये कटिंग इस तरह की करें, नवा स्टाइल है भाई, तेन भी लगे स्टाइल भी नहीं स्टाइल है, नवा स्टाइल है, तेरे भरा ने नवा स्टाइल रखे, ये तूने क्या किया जीन्स की पैंट फाड़ ली, स्टाइल है, तू तो पेंडू है। जिस तरह हम कह देते हैं ना दूसरे को यार तू तो पेंडू है, इस तरह बच्चे ऑर्गेनाइजेशन को भी न्यू स्टाइल की ज़रूरत होती है, ठीक है, इनोवेशन की ज़रूरत है। तो वो इनोवेशन कौन लाएगा, आपका माइंड लाएगा। इफ़ यू कंसीव इट यू विल अचीव इट। यार आप कोशिश तो करो, अगर मार्केट में नई उस तरह की मशीन आ रही है आप खुद बनाने की कोशिश करें। तो ये था आपका हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने चेंजिंग को देखा। अब आपने इस चेंजिंग को मैनेजमेंट की बुक से या फिर मार्केटिंग की बुक के अंदर ज़्यादातर चेंजिंग आती हैं, आपने